हेलो जैन दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेज में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं अ, ये थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लेट हो गया, थोड़ी व्यवधान चीज़ें ऐसी हो गई थी, नहीं तो ये ऑफलाइन के साथ ही इसको कंप्लीट करना था। ठीक है, तो फिर अब थोड़ा लेट ही सही, लेकिन हम लोग देखेंगे एक महान हस्ती के बारे में जानेंगे और जिसके बारे में आमतौर पे आप सब जानते ही जानते हैं। तो हम लोग देखिए, हम लोगों को क्या है, कोई भी दिवस हो उसी बहाने कहीं ना कहीं हमें अपने आप में इम्प्रूव करना है, जिससे हम अपनी नौकरी के लिए एक कदम और आगे बढ़ सकें। तो जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें से गांधी जी से प्रश्न सर्वाधिक पूछा जाता है। इंडियन नेशनल मूवमेंट में अगर प्रश्न बनता है तो गांधी जी से बनेगा ही बनेगा, और इन्हीं के इर्द गिर्द सारी कहानियां घूम रही होती हैं, समझ रहे ना, सारी घटनाएं आमतौर पर। तो हम देखेंगे पूरी इनकी जीवनी, शुरू से व्यक्तिगत जीवन हो, राजनीतिक सारी चीज़ें जो आमतौर पे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी रहेगा। ठीक है ना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, वीडियो लंबा हो तब भी कोई बात नहीं, मैनेज करिए, मज़ा आएगा। ध्यानपूर्वक एंड तक देखिए, और शुरुआत हम लोग करेंगे इनके जन्म से लेके इनकी हत्या तक की कहानी को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, और चीज़ें जो प्रश्न बनते हैं उन पे हम लोग कमांड करते हुए चलेंगे, है ना। तो इसी बहाने कम से कम 2 अक्टूबर स्पेशल में है, आप कम से कम इनको पूरी तरीके से जान लीजिए। ठीक है ना। जो भी घटनाएं हैं हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा जब भी वीडियोस अपलोड की जाएँ। ठीक है। दो लोगों का जन्म होता है 2 अक्टूबर में, लेकिन आज हम लोग, और दोनों को दोनों बड़ी हस्ती है ना, तो आज हम लोग बात करेंगे अपने प्यारे बापू जी के बारे में। ठीक है ना। तो सभी पहलुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे जहाँ से प्रश्न बनता है। इनका भी जन्म वही 2 अक्टूबर 1904 को हो गया था, और इनका जन्म 69 में होगा, है ना, 1800। तो वो हम लोग चर्चा करते हैं। ये देखिए, ये वही व्यक्ति हैं जो इस तरीके के इनकी जीवन शैली हुआ करती थी, है ना, कोट पैंट पहनने वाले व्यक्ति। लेकिन भारत को सोचिए कितनी बड़ी इन्होंने अपनी जो है और सेक्रीफाइसेस इनका देखिए आप। ऐसा तो नहीं था कि बड़े गरीब व्यक्ति थे, है ना, संपन्न घर से थे, तभी तो विदेशों में जाके पढ़ पाए, वहाँ से बैरिस्टर वकालत करके आए या दूसरी जगह वकालत करने गए। लेकिन फिर भी पूरे जीवन एक धोती में जीवन बिताने वाले व्यक्ति के बारे में आप क्या ही कहेंगे। देखिए ये जो जीवन का इनका ट्रांसफॉर्मेशन है, देखिए एक धोती तक आ गया, और वहाँ तक कि लोग हाफ न्यूड मैन यानी कि अर्धनग्न फकीर भी कहने लग गए हैं। यहाँ तक का जीवन इनका पूरा हम देखेंगे। काफ़ी बड़ा लंबा संघर्ष रहा, काफ़ी कुछ इसमें हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए इनके जीवन से। तो उन सभी घटनाओं पे हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। कुछ और फोटोग्राफ्स आप इनका देखेंगे तो देख सकते हैं। और ये इनकी जो है लास्ट की जो है समय काल का जो हम देखते हैं, ये दिनचर्या। तो कैसे किसी व्यक्ति को लीडरशिप के रूप में कैसे सामने रहना चाहिए, है ना, एग्जाम्पल सेट करते थे, वो चीज़ें हम देखते हैं। तो हम आमतौर पे एक पूरा टाइम पीरियड था जिसे हम गांधीवाद कह सकते हैं ना, इनका तो पूरा युग था, समझ रहे ना, तो गांधीयन एरा हम कह सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देखते हैं तो 3 पोर्शन में हम इसको देखते हैं। ठीक है ना। पहला उदारवादी चरण, दूसरा उग्रवादी चरण, और फिर गांधीवादी चरण। गांधीवादी चरण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, और 1919 से 1947 तक के पूरे टाइम ड्यूरेशन को हम गांधीवादी चरण के नाम से जानते हैं। यहाँ से भी प्रश्न कई बार बनता है। उदारवादी चरण हम एकदम से लिबरल टाइप के रहेंगे, तो नरमपंथी विचारधारा के लोग 1885 से 1905 तक का टाइम ड्यूरेशन, अर्थात 1885 में क्या हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन होगा, है ना, वहाँ से लेकर के बंगाल के विभाजन तक कहानी जो है कैसी रहेगी, उदारवादी चरण के रूप में रहेगी। ठीक है ना। यानी कि प्रश्न पूछ लेगा कि कांग्रेस का स्थापना तो किसने, A.O. ह्यूम, है ना, और 1885 में आमतौर पे इसकी स्थापना हो जाती है, दिसंबर में 28 को। विचार 1905 में हम जानते हैं लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। तो ये नॉर्मल से हैं, इन पे हम आज तो नहीं चर्चा करेंगे। फिर उग्रवादी चरण आता है ना। उग्रवादी चरण में लाल बाल पाल हम जानते हैं, अरविंदो घोष इत्यादि कुछ लोग थे जो उग्रवादी चरण के नेता रहे हैं। तो 1905 से 1919 के टाइम ड्यूरेशन को उग्रवादी चरण कह लिया जाता है। उसके बाद जो आज हम लोग चर्चा करेंगे वो होता है गांधीवाद, जिसे हम
1919 से 47 तक पूरी तरीके से देखते हैं और इनकी मृत्यु तक 1948 तक का पूरा समय काल हम देखेंगे। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। ठीक है ना। सबसे पहले गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हो गया है ना, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। सभी जानते हैं, नहीं पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे, लेकिन ठीक है। पिता का नाम करमचंद था, है ना। माता का नाम पुतलीबाई। 13 वर्ष की आयु में शादी हो गया, किससे? कस्तूरबा जी से हुआ था। 1888 में ये क्या है, मतलब LLB BA LLB आप कह सकते हैं, बैरिस्टर की डिग्री के लिए पहुंच गए। कहाँ? इंग्लैंड। और वहाँ से बैरिस्टर बन करके 1891 में डिग्री इन्हें मिल गई और वापस लौट आए। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि गांधी जी भारत में कब लौटे थे। तो ये ध्यान रखना है कि कहाँ से, 2 जगह से लौटेंगे। पहला ज़्यादातर तो बनता है दक्षिण अफ्रीका वाली बात में, तो इंग्लैंड से कब लौटे? तो 1891 में। ठीक है, क्योंकि गए 88 में थे और 91 में लौट आए थे, 3 साल की डिग्री अपना लेकर के लौट आए। फिर ये जाएंगे अब कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। और वहाँ पर क्या करने जाएंगे? वहाँ पर जाएंगे मतलब केस के सिलसिले में। ठीक है ना। तो एक व्यक्ति थे दादा अब्दुल्ला, है ना, जो गुजराती व्यापारी थे। 1893 में उन्होंने गांधी जी से कहा कि आप जो है, उनका खुद का कोई केस रहा होगा, उसकी पैरवी के लिए ये गए दक्षिण अफ्रीका और डरबन से प्रिटोरिया रेलवे कोच के प्रथम श्रेणी में वो यात्रा कर रहे थे। ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछता है कि किस ट्रेन से इन्हें धक्का दिया गया था और कौन सा स्टेशन था। तो डरबन से प्रिटोरिया रेलवे कोच जो फर्स्ट था उसमें, और पीटर्सबर्ग में स्टेशन पर से इनको ज़बरदस्ती अंग्रेजों ने उतार दिया, रंग भेद इत्यादि के कारण की वजह से, है ना। तो नस्ल और रंग के पक्षपात में यहाँ से कहीं ना कहीं सोचना, यहाँ से मोटिवेशन शुरू होता है गांधी जी का। ठीक, फिर पीटर्सबर्ग याद रखेंगे। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को भेदभाव से लड़ने के लिए क्या किया? नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर दी 1894 में। यानी अब गांधी जी है जो है, इनका राजनीतिक सफर शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भारत में नहीं, चूंकि अभी कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक सफर शुरू हो गया है और वहीं पर 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक की पत्रिका भी निकालेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया कि ओपिनियन इन्हीं का है, इंडियन ओपिनियन। और 1903 में तो कहाँ? दक्षिण अफ्रीका से। फिर आगे प्रश्न क्या बन जाता है, समझते चलिए थोड़ा सा, कम से कम इनके आज जो है जन्म दिवस पर इनको पूरी तरीके से जान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है एग्जाम के लिए भी, और कहीं ना कहीं व्यक्तित्व में भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें शायद आपको हिट कर जाए। फिर राजकोट में इन्होंने वकालत प्रारंभ की 1893 में। गुजराती, अच्छा ये तो दोबारा हो गया, राजकोट तो यहाँ किए थे और फिर वो चले जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। 1904 में डरबन में 84 मील दूर फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना इन्होंने की थी। तो कहाँ है? डरबन में। 1906 में पहली बार अफ्रीका में सत्याग्रह शुरू किया था उन्होंने। तो 1906 में सबसे पहले सत्याग्रह का काम शुरू किए थे। ठीक है, और यहाँ पे घटनाएं अभी चल रही हैं, भारत के अंदर भी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है ना। तो उसमें वहाँ पर गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह शुरू कर दिया। ठीक है, और 1908 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार जेल गए थे। ये प्रश्न पूछता है कई बार कि कब जेल गए थे। तो 1908 में पहली बार दक्षिण अफ्रीका में ही वो जेल चले गए। 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जब आ रहे थे, 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते समय वो लिखे थे किताब जिसका नाम है हिंद स्वराज। ये याद रखेंगे किस भाषा में लिखे थे, तो वो गुजराती भाषा में। यहाँ से प्रश्न बनेगा। अभी इनका पूरा एकदम से सीक्वेंस में हम लोग पूरी जीवन परिचय कह सकते हैं, देखेंगे। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे और वही 9 जनवरी बाद में विश्व प्रवासी दिवस के रूप में जाना गया, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में जाना गया। ठीक है ना। देखिए गांधी जी के जीवन की जो महत्वपूर्ण घटना है वहाँ से दिवस बन गया है। जैसे 2 अक्टूबर को इनका जन्म होता है, तो 2 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? विश्व अहिंसा दिवस, है ना, विश्व अहिंसा दिवस, क्योंकि ये अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी थे। उसके बाद ये आ गए 9 जनवरी को, 9 जनवरी को लौटे तो प्रवासी दिवस शुरू हो गया, प्रवासी दिवस, है ना, भारत में। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 30 जनवरी, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे ही बेहतर तरीके से। 30 जनवरी को मृत्यु हो गई तो उसे हम क्या कह देते हैं? शहीद दिवस के रूप में मना लेते हैं। ठीक है ना। तो ये 3 महत्वपूर्ण घटनाएं इनके जीवन से संबंधित है जिन्हें दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च को भी मनाया जाता है शहीद दिवस। ठीक है ना। तो
तो जानते हैं हम लोग 3 लोगों को फांसी हुई थी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ठीक है। तो 30 जनवरी को भी मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अब हम थोड़ा सा फिर आते हैं, कम टू द पॉइंट। कह रहे गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए तो पहले उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में कोचरब आश्रम की स्थापना की, जो बाद में क्या बना, साबरमती आश्रम। चूंकि प्लेग की समस्या बहुत तेजी से चल रही थी, विश्व युद्ध का समय काल चलने लगा है उस समय, है ना, क्योंकि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 18 तक ये चल रहा है। और इसमें भी कई बार गांधी जी के कुछ चीज़ों को हम देखेंगे। तो इसकी वजह से वो साबरमती नदी के किनारे पर वो आश्रम को, कोचरब वाला जो है, उसको स्थानांतरित करते हैं, जो साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। और अभी अभी G20 के शिखर सम्मेलन में मोदी जी ने बड़ा मतलब हम कहें तो बड़ा बढ़िया तरीके से दुनिया के पटल पे उस चीज़ को दिखाया, ठीक है ना। अब चूँकि अंग्रेज ये चाहते थे कि भारतीय इनकी मदद करें, विश्व युद्ध चल रहा था, पहला विश्व युद्ध चल रहा है, 1914 से 18 तक पहला चलना है, फिर दूसरा चलेगा 39 से लेकर के 45 तक, 6 साल वो चलेगा। तो पहले में भारतीयों से मदद चाहिए होता है अंग्रेज़ को। तो अंग्रेज़ों ने कहीं न कहीं गांधी जी पे और लोगों की मदद से कि भाई आप जो है कहीं न कहीं इस बात को, क्योंकि लोग जो हैं, लोगों की नज़र में गांधी जी प्रचलित हो चुके थे दक्षिण अफ्रीका के कुछ अपने जो अभियान थे उसी में ही, ठीक है। तो गांधी जी का जो है कहीं ना कहीं बोलबाला अपने इंडिया में भी होने लग गया था। तो इस चीज़ को देखते हुए अंग्रेज़ों की कहीं ना कहीं इन्हें लगा कि शायद अगर अंग्रेज़ों की बात हम मदद करेंगे तो अंग्रेज़ हमारी बात को समझेंगे और हमें फ्री कर सकें। तो इसलिए उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि आप लोग सेना में भर्ती हुई, जो बाद में कहीं ना कहीं बहुतों को बहुत बुरा लगा और दूरगामी इसका रिजल्ट जो अच्छा नहीं था भारतीयों के दृष्टिकोण से। तो लोग जो है भर्ती करने वाला सार्जेंट गांधी जी को इस नाम से पुकारने लगे, नाराज होकर के। और इस चीज़ से बड़ा अंग्रेज खुश थे कि इन्होंने भारतीयों से अपील की और भारतीय ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए। तो मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्र अपना चल रहे थे, तो क्योंकि सेना चाहिए था तो मदद चाहिए अंग्रेजों को, तो अब भारतीयों से मदद लिए थे और वो दिलवाने वाले व्यक्ति थे। आह्वान इन्होंने किया था कि आप लोग इस युद्ध में मदद करिए, जब ये लोग आज़ाद हो जाएंगे तो हम लोगों को भी आज़ादी दे देंगे, शॉर्ट में ये बात। लेकिन अंग्रेज़ों को तो बड़ा फ़ायदा हुआ, तो वो खुश हो गए। अब वो खुश होकर के क्या कहेंगे कि भाई आप जो है केसर ए हिंद हैं, आपको उपाधि दी जाएगी, आप केसर ए हिंद हैं, ठीक है। 1915 में इन्हें उपाधि दे दी गई है, अभी भारत में आए ही हैं, ठीक है। अब आगे की घटना जो पहली इनकी महत्वपूर्ण घटना होगी, जो जहाँ से खूब प्रश्न पूछता है कि सबसे पहला इनका अभियान कौन सा था। तो पहला अभियान जो है सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान रखेंगे तिनकठिया पद्धति को। तिनकठिया पद्धति में क्या हुआ था, बिहार के चंपारण वाले क्षेत्र में। यहाँ से प्रश्न की अलग अलग तरीके से पूछता है, 3-4 प्रश्न। और आज का जो सेशन है यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा ही छपेगा, समझ रहे ना। तो तिनकठिया पद्धति थी। अब उस समय के जो स्थानीय नेता थे राजकुमार शुक्ल, उन्हें गांधी जी के बारे में कहीं ना कहीं पता चला ही था। तो लखनऊ में भेंट वार्ता मुलाकात हुई और उन्होंने आमंत्रित किया, ठीक है। तो आमंत्रित किया, उसमें कई सारे लोग थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद हैं, ब्रज किशोर, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, JB कृपलानी, ये सब भी जो है गांधी जी के साथ में पहुँचे इस बात को देखने समझने के लिए कि क्या चीज़ें चल रही हैं। तो तिनकठिया पद्धति का मतलब पहले समझिए, नील की खेती से संबंधित है। ये प्रश्न कई बार बना है, किस से संबंधित, तो नील की खेती से संबंधित है। और अंग्रेज जो है कहीं ना कहीं भारत के अंदर जो जो जहाँ उत्पादन होता था उसका उत्पादन वो लोगों से जो है ज़बरदस्ती भी करवाते थे कि आपको करना ही करना है, जबरन, है ना। तो नील की खेती, तिनकठिया का मतलब 20 में से 3 कट्ठे पर आपको नील की खेती करनी ही करनी है, यही तिनकठिया पद्धति, और इसे लगान के रूप में देना है, ठीक, अंग्रेजों को। तो ये तिनकठिया पद्धति का है, जो आमतौर पर गलत था। तो गांधी जी जो है इस चीज़ की जांच करने के लिए आते हैं। अंग्रेज मना करते हैं कि आप वहाँ जा नहीं सकते, और वे तैयार हो गए कि जो भी परिणाम होगा, जेल जाना है, कुछ भी, कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता है। तो वो आप वहाँ पहुँचे और इस चीज़ पे उन्होंने काम किया, सत्याग्रह वाली बात। तो अंततः जो है अंग्रेज जो है बात को मान जाते हैं और एक कमेटी बनाई जाती है, जांच पड़ताल किया जाता है, फिर फाइनली, यानी ये पहला इनका सक्सेसफुल अभियान था जो 1917 में सबसे पहला, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 18 में 2 अभियान इनका है, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले चंपारण, बिहार। और चंपारण से पहले की अगर बात करें तो जब वो आए, रिसेंटली जब आए भारत में, तो गांधी जी को
गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने कहा कि देखो भाई, पूरे पूरे भारत को पहले भ्रमण आप कर लीजिए, ठीक है, पूरे भारत का भ्रमण करिए, फिर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या दिक्कत, क्या परेशानी, उसके बारे में आपको विधिवत जानकारी मिल पाएगी, तो आप आगे काम कर पाएंगे। गांधी जी पूरा 1 साल घूमते रहे भारत के अंदर, बढ़िया से घूमे हैं, समझे हैं। फिर अभियान शुरू हुआ 1917 से, ठीक है ना, 15 में आए हैं, 16 का टाइम पूरा आप मान लीजिए भ्रमण करने में चला गया है। तो इसीलिए प्रश्न बन जाता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है, तो राजनीतिक गुरु कौन हो जाएंगे, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है ना, गोपाल कृष्ण गोखले। और कई बार यह भी प्रश्न बन जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन हो जाएंगे, तो महादेव गोविंद रनाडे, है ना। और मात्र जो है गांधी जी के ही नहीं, गांधी जी के साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना के भी ये राजनीतिक गुरु थे, ठीक है, दोनों के, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, और उनके गुरु महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनता है, ये ध्यान रखेंगे आप। फिर अब हम बात करेंगे अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो अहमदाबाद मिल मजदूरों वाली जो घटना रहेगी, इसमें जो है भारतीय मूल के ही लोग थे, कपड़ा मिल के मालिक थे। तो उसमें समस्या ये चल रही थी, विश्व युद्ध के टाइम ड्यूरेशन में ही थोड़ा सा प्लेग की समस्या बड़ा भयावह थी गुजरात के अंदर। और उसी समय देखिए गांधी जी भी आए थे, तो उन्होंने जब आश्रम की स्थापना की तो प्लेग की वजह से साबरमती के किनारे जाना पड़ा, तो ये सब चीज़ें चल रही थी। तो ऐसे ही अहमदाबाद मिल हड़ताल का सीधा मतलब ये था कि पहले जो है मजदूर इधर उधर जाने लग गए जब प्लेग की समस्या हुई। प्लेग वैसे फैलता किससे, चूहे की वजह से, उसका वाहक है, ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। जीवाणु से होने वाला बीमारी है प्लेग, वो हम चर्चा कर लेंगे कभी, सब साइंस पढ़ेंगे तो हुआ ये कि पूरे अहमदाबाद के क्षेत्र में लोग जो है कहीं ना कहीं रुकना पसंद नहीं कर रहे थे, और वो लोग क्या है, और जगह चेंज कर दे रहे थे, मतलब पलायन कर गए, ठीक है, पलायन कर रहे थे। तो अब जो मिल मालिक थे वो कहीं ना कहीं बोनस देना शुरू कर दिए कि भाई आप लोग बोनस वोनस ले लो और रुके रहो भारत के अंदर, सॉरी भारत नहीं, अहमदाबाद के अंदर, और हमारा मिल चलता रहे, ठीक है। तो ठीक है, कुछ लोग रुके भी, काम किए, लेकिन जब प्लेग समाप्त हुआ तो वो बोनस की धनराशि जो मिल मालिक थे वो कहीं ना कहीं कम करने लगे, हटाने लग गए, जो मजदूरों के लिए, चूंकि महंगाई बढ़ गई थी, दुनियादारी, बहुत सारी चीज़ें, है ना, विश्व युद्ध का जो बहुत बड़ा एक साइड इफेक्ट महंगाई बन के आई थी दुनिया में, तो जिसकी वजह से वो लोग चाहते थे, जो मजदूर थे वो चाहते थे कि उनका जो है बोनस वो बना रहे, बोनस चलता रहे। तो ये चीज़, इस चीज़ पे गांधी जी को भी कहीं ना कहीं, इस पे गांधी जी जाते हैं और बोलते हैं कि भाई आप लोग भूख हड़ताल करिए, है ना। तो भूख हड़ताल करते हैं लोग, और कहीं ना कहीं फिर इन्हें बोनस मिलता है। तो 1918 की एक घटना है, ठीक है ना, बात समझ आ गई। तो 1918 में वो हो गया। फिर वहीं गुजरात में ही खेड़ा सत्याग्रह होगा दोबारा, गुजरात में 1918 में दो सत्याग्रह होंगे। तो गुजरात के खेड़ा जिले में 1918 में भीषण, मतलब हम कहें तो एक तरीके से पूरा अकाल पड़ गया था, और अकाल की वजह से उत्पादन तो था नहीं, और उसके बाद भी मालगुजारी जो है 23% और बढ़ा दी गई। मालगुजारी बढ़ा दे रहे हो भाई साहब, और पहले से उत्पादन नहीं है। और ये था अंग्रेजों का मैनिफेस्टो, हम कह लें एक तरीके से, जो नियम कानून था कि फसल अगर किसी वर्ष 1/4 होती है, यानी 25% होती है या कम, तो उस साल जो है लगान या मालगुजारी माफ कर दिया जाएगा। लेकिन उत्पादन तो इससे भी कम हुई थी, ऊपर से आप 23% जो है और ज़्यादा मालगुजारी या टैक्स आप बढ़ा रहे हैं, तो लोग भरेंगे कैसे। तो ये बड़ी समस्या थी। तो यहाँ पर भी गांधी जी जाते हैं, और गांधी जी ने अंग्रेजों से बातचीत की। एक अनशन वाली जो बात उनकी रहती है, वो तो उनका मुख्य हथियार था, है ना। तो फिर उन्होंने बातचीत की, तो बातचीत में क्लियर हुआ आगे कहानी कि जो भी लोग सक्षम हैं कम से कम, वो लोग दे देंगे। अंग्रेज हालांकि सॉफ्ट तरीके से अंदर अंदर इस चीज़ को मान जाते हैं कि जो लोग दे सकने वाले लोग हैं वो टैक्स दे दें, मालगुजारी दे दें, और जो नहीं दे पाए वो ना दें। तो यानी ये भी सक्सेस हुआ। तीसरा, 3 हो गए। पहला चंपारण में जो दिनकटिया पद्धति, दूसरा मिल मजदूर, तीसरा खेड़ा। अब हम चौथे पे आ रहे हैं। अभी ये थोड़ी और कहानी है।
कह रहे गांधी जी वल्लभ भाई पटेल, महादेव देसाई जो बाद में इनके सचिव, ये कई बार प्रश्न बनता है कि महादेव देसाई जो है इनके मुख्य सचिव रहे हैं। इंदुलाल याग्निक, ये सब जो है खेड़ा में गए थे, वहाँ पे बातचीत हुई है ना, और लगान कहीं ना कहीं जो सक्षम है वो दे देंगे और बाकी लोग नहीं देंगे, तो इस बात पे सहमति बन गई, तो सक्सेस हो गया था ये। अब चूंकि गांधी जी ने मदद करी थी विश्व युद्ध में अंग्रेजों की कहीं ना कहीं, उसके बदले में भारतीयों को क्या मिला, उसके बदले में मिला रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट आने का कारण यह था कि भारत के अंदर तेजी से क्या है, राष्ट्रीयता की भावना जग रही थी। लोगों को अब लगने लग गया था कि ये गुलाम हैं, हम गुलाम हैं, तो हमें आज़ाद होना है। उसमें बहुत सारे रीजंस रहे, चाहे वो रसिया से आए हुए सैनिक हों या विदेश से पढ़ के जो आमतौर पे हमारे नेता थे, दुनिया को समझने लगे थे, तो सबको अधिकार और बाकी चीज़ों के बारे में जानकारी होने लग गई थी। तो राष्ट्रीयता की भावना बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, जिसको दमन करने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया, जो 1919 में लाया गया। हालांकि इसकी स्थापना हो जाती है 10 सितंबर 1917 में। ध्यान रखेंगे कि किसने, तो सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में सेडिसन समिति ने क्या किया था, रॉलेट एक्ट को लाया था। और सिडनी रॉलेट, चूंकि नाम ही सिडनी है, रॉलेट है, तो रॉलेट एक्ट कह दिया गया। तो भारतीय जो है कहीं ना कहीं विद्रोह करने लग गए, और ये जो टाइम ड्यूरेशन चल रहा है गर्मपंथी का चल रहा है, 1905 से 1919 आप शुरू में देख के आए हैं। तो हालांकि हम गांधी जी के पूरे पहलू पे चर्चा कर रहे हैं, तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि अब भाई दमनकारी नीति लेके आते हैं और रॉलेट एक्ट लेके आएंगे, तो और ज़्यादा असंतोष तो बढ़ता ही है कहीं ना कहीं बाद में गांधी जी के संदर्भ में। बाद में कह रहा ये जो है आई जो जांच कर रहे हैं, तो पंजाब और बंगाल के क्षेत्रों में उन्होंने जांच किया, जो वहाँ पर ज़्यादा जो है उग्र चीज़ें चल रही थी या वहाँ की क्रांतिकारी ज़्यादा एक्टिव थे। उसी के मियाद पर 1918 में रिपोर्ट सौंप दी गई, और उस रिपोर्ट के बिना पर क्रांतिकारी अराजकतावादी अधिनियम ला दिया गया, जो 1919 को लाया गया। यही रॉलेट एक्ट कहलाया। 18 मार्च 1919 को क्रांतिकारी अराजकतावादी अधिनियम अंग्रेज लेके आए भारत के अंदर। वो राष्ट्रीयता को कहीं ना कहीं, राष्ट्र भावना को या आज़ादी की जो लड़ाई थी उसको सॉर्ट आउट या उससे निपटने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, और बाकी जो है इसने क्या किया, बाकी चीज़ों को कहीं ना कहीं अवॉइड कर दिया, बाकी जितने भी विधेयक बिल थे, है ना। अब देखिए, ये तो हम जानते हैं, ये इसके जो है क्या क्या चीज़ें थी, कुख्यात पुलिस की तलाशी, गिरफ्तारी, यानी ये समझिए पूरा मत समझिए। इसमें क्या था, इसे हम सीधा सा क्या कहते हैं, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, सीधा जेल में। जिस पे किसी पे शक हो, अंग्रेज़ों को जब लगता था कि ऐसा कोई व्यक्ति खतरा हो सकता है या सिर्फ डाउट है, ऐसे ही वो जेल में ठूंस देते थे। ऐसे बहुत सारे इसमें प्रावधान हम देखते हैं। तो कोई कानूनन तरीके से कोई काम नहीं होता था। तो ये पूरा जो चल रहा था रॉलेट एक्ट का प्रावधान था, जो बड़ा गंदा था, जिसको हाँ ये हम बात करते हैं कि क्या क्या इसमें कहा गया। अब देखिए, 30 मार्च को दिल्ली में सत्याग्रह प्रारंभ हो गया था। एक्ट का विरोध शुरू हुआ, रॉलेट एक्ट का विरोध शुरू होता है। और कुछ जैसे अमृत बाजार पत्रिका ने इसे कहा ये भारी भूल है, न्यू इंडिया ने कहा कि ये पैशाचिक है, पंजाबी जो है, ये सब पत्रिकाएं हैं जो पेपर उस समय निकलते थे आज के ज़माने के हिसाब से, है ना। निर्लज्ज प्रयास है, बॉम्बे क्रॉनिकल ने कहा कि दमन की एक चरम रूप है। ये सब उस समय के अखबारों ने अपना जो है हेडलाइन बनाया हुआ था। गांधी जी की प्रतिक्रिया बहुत ज़्यादा इसमें जो है तगड़ी थी, तीखी थी, चूँकि गांधी जी जो है हमेशा से मेन लीड रोल में रहे हैं, हमेशा लीड रोल में। शुरू भले कोई कहानी शुरू करे, लेकिन जब गांधी जी वहाँ पहुँचते थे तो उनको लीड रोल दे दिया जाता था, समझ रहे ना। अब ये कहानी हम आगे देखते जाएंगे। तो अब जो है उन्होंने क्या कहा, गांधी जी ने कहा ब्रिटिश साम्राज्य आज शैतानियत का प्रतीक है। इतना ज़्यादा दुखी हो गए थे। अन्य लोगों ने कहा कि ये जो है काला कानून है, मतलब बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील आंदोलन कह के इसकी आलोचना की गई। ठीक है ना। अब इसका जो है कहीं ना कहीं भयंकर तरीके से स्वागत होगा, मतलब विरोध से। तो इस घटना के पश्चात गांधी जी जो है, मतलब गांधी जी को दिल्ली पंजाब वाले क्षेत्र में और जो पश्चिम वाला क्षेत्र था वहां जाने से, एंट्री से बैन कर दिया गया। तो 9 अप्रैल को ये गांधी जी पलवल पहुंचे हरियाणा में, और वहीं पे इन्हें क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया कि भाई आप जा नहीं सकते, क्योंकि आप खुद ही इस चीज़ में एक्टिविस्ट हैं। अंग्रेजों को ऐसा लगता था। अब लोगों का जो है कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से आक्रोश बढ़ेगा, तो अलग अलग लोग
है ना, सत्याग्रह सभा बनाएंगे, चाहे जमुना दास, द्वारकादास, शंकरलाल बैंकर, उमर शुमानी, जी हारमोनी, ठीक है, ये सब लोग कहीं ना कहीं सत्याग्रह के लिए, अब सत्याग्रह की ये एक व्यापक शुरुआत होने वाली है। गांधी जी के नेतृत्व में फिर 30 मार्च 1919 को अखिल भारतीय सत्याग्रह आंदोलन को निर्धारित किया गया। और बाकी चीज़ें जो है, जैसे अब क्या है, यदि बाद में स्थिति को 6 अप्रैल कर दिया गया, लेकिन अनेक स्थानों पर सत्याग्रहियों ने अहिंसा का मार्ग त्याग हिंसा का मार्ग चुन लिया। और गांधी जी का सीधा सा मतलब था कि भाई हिंसात्मक नहीं होना है, तो इसलिए वो छोड़ भी देंगे, 18 अप्रैल 1919 को त्याग देंगे, है ना। रॉलेट एक्ट की सफलता ये रही कि रॉलेट एक्ट तो वापस नहीं गया, लेकिन परंतु कोई भी काम ये नहीं किया, है ना, चीज़ें चल रही थी। अब थोड़ी सी पृष्ठभूमि बनी है गांधी जी के मेन जो अभियान है उसमें, असहयोग आंदोलन की ओर, ठीक है। एक चीज ध्यान रखेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या कहा कि जो सत्याग्रह की रॉलेट एक्ट है वो सत्याग्रह जो हमारा असहयोग आंदोलन है उसकी शुरुआत की एक कुंजी है, जन्मदाता है। अब असहयोग आंदोलन अब शुरू होना है, बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे, जो सबसे बड़ा आंदोलन असहयोग आंदोलन रहेगा, बहुत सारे उसमें कारक रहेंगे, जिसमें सबसे बड़ा तात्कालिक कारण में से जलियांवाला बाग हत्याकांड रहेगा, ठीक है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड अब होना है। अब देखिए, हमें पता है कि 13 अप्रैल को अब 2 नेता थे वहाँ के, है ना, तो दोनों, चाहे सत्यपाल मलिक रहे हों या डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू रहे हों, ये दोनों बड़े नेता थे जिनके लिए 13 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन 1919 में बैठक चल रही थी पंजाब के अमृतसर में। पूरा एक बाग था, जलियांवाला नाम जगह है, वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा थे और यहीं पे हम जानते हैं कि जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी, ठीक है ना। तो ये सब वहाँ का आप देख सकते हैं, इस तरीके का माहौल है, आज भी चीज़ें हैं। अब देखिए क्यों हुआ था, ये कई बार प्रश्न बनता है ना, कि उस समय चूंकि बैसाखी था, ठीक है, 2 उनके बड़े नेता सैफुद्दीन किचलू साहब और डॉक्टर सत्यपाल, ये दोनों पीएचडी होल्डर, दोनों के दोनों गिरफ्तार कर लिए गए थे। क्यों? क्योंकि चूंकि काला कानून आ चुका था, इसलिए इन पे संदेह था, क्योंकि ये नेतृत्व करता थे, लोकल लीडर थे वो वहाँ के, तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य कारणों में जैसे 10 अप्रैल 1919 को सत्याग्रहियों पर गोली भी चलाया गया, है ना। और इनके 2 महत्वपूर्ण, सबसे बड़े कारणों में से 2 महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए, जिस चीज़ के विषय में चर्चा करने के लिए लोग एकत्रित हुए थे जलियांवाला वाले दिन, है ना। और ये जनरल डायर को बात ही अच्छी नहीं लगी, उसे लगा कि सरकारी आदेश की अवहेलना कर रहे हैं सब, है ना। तो वो बिना किसी जानकारी के ऐसे ही डायरेक्ट गया और गोलियां चलवाना शुरू कर देता है। तो ये प्रश्न बनता है कि कितने लोग थे। ऑफिशियल अंग्रेजों ने कहा कि 379 लोग थे, लेकिन जो आईएनसी ने कहा, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, चूंकि कांग्रेस एक पटल है और कम से कम देश को उस समय देश में एक बड़ी संस्था थी जो देश को आज़ाद कराने में या बाकी बात पहुंचाने के लिए, हालांकि कई बार सेफ्टी बॉल्व के रूप में भी कहा जाएगा इसको, काम कर रही थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि 500 से 1000 के बीच लोगों की मृत्यु हुई है और घायल तो बहुत ज़्यादा हुए हैं। ये सब घटनाएं चल रही थी। हाँ, ये कई बार प्रश्न पूछता है आपसे कि उस समय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो माइकल ओ डायर था, ठीक है, इस घटना के समय, जबकि सैन्य अधिकारी जो रेगिनाल्ड रेक्स डायर था, तो जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था, कौन, ध्यान से समझिएगा, रेगिनाल्ड रेक्स डायर, ठीक है। और आदेश ये दिया था, जनरल डायर जो है वहाँ का लेफ्टिनेंट, जो उसका नाम था माइकल ओ, अब ध्यान रखिएगा दोनों लोग हैं, जनरल डायर, ठीक है, और दूसरा माइकल ओ डायर, ठीक। तो ये वहाँ का लेफ्टिनेंट था, लेकिन आदेश यही दिया था, ठीक है, जिसको बाद में उधम सिंह वहाँ जाके निपटाएंगे लंदन में, ठीक है। मूवी भी है बड़ा बढ़िया सी, क्या नाम है उसका, आयुष्मान खुराना, नहीं क्या नाम है, विकी कौशल, बहुत बढ़िया जो है फिल्माया जा रहा है उसको, हालांकि वो तो बन चुकी है। CF एंड्रयूज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को, कुछ लोगों ने कुछ वक्तव्य कहे, तो उन्होंने कहा कि ये जानबूझकर की गई हत्या है ना, और हर जगह उसकी कहीं ना कहीं बेइज्जती हुई, और बेइज्जती क्या मतलब, बहुत बुरी स्थिति है, लेकिन फिर भी अच्छा, अब जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसके वजह से नाइटहुड की उपाधि जो अंग्रेजों ने दिया था हमारे बहुत प्रिय, जिनका नाम क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों द्वारा, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। गांधी जी भी जो है उनको उपाधि केसर-ए-हिंद की मिली थी, वो भी वो लौटाते हैं। चूँकि अब असहयोग आंदोलन चल रहा है तो बहुत सारे विद्यार्थी,
टीचर्स, है ना, एडवोकेट्स जो वकील हैं, सब दफ्तर अपना जो है वकालत सब छोड़ देंगे, ठीक है ना। वो कहानी अब उसकी शुरुआत हो चुकी है कहीं ना कहीं। तो अब लेकिन चूंकि अभी देखिए समस्या ये रहेगी कि अंग्रेजों के लिए दृष्टिकोण से इसने बड़ा अच्छा काम किया है। किसने? डायर ने, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है सजा के रूप में डायर को सिर्फ नौकरी से निकाला गया है, जांच पड़ताल होगी, दुनियादारी होगी, अभी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सिर्फ बर्खास्त किया जाएगा। लेकिन उसे जो है हाउस ऑफ कॉमन एवं लॉर्ड में भाषण दिए गए उसके बारे में, और उसे क्या कहा गया? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया है। ब्रिटिश साम्राज्य का शेर हो तुम। लॉर्ड वेलेजली नहीं, वो तो बंगाल का है। जनरल डायर को कहा गया कि तुम शेर हो, एकदम से तुच्छ लोग हैं भारतीय, इनको तुम उनकी औकात दिखा दिए। और उसे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि दी गई, जिसे मान की तलवार, मान की तलवार, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, ठीक है। और 2600 पाउंड की धनराशि भी पुरस्कार रूप से दी गई। ये जो है मानसिकता दिखाता है अंग्रेजों की, है ना, संसद के अंदर। अब उस चीज़ को बड़ा ज़्यादा काउंटर करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाया गया कांग्रेस ने, अन्य चीज़ों या लोगों ने। तो अंततः क्या हुआ? हंटर कमीशन की स्थापना करी गई। और हंटर कमीशन सिर्फ इसीलिए आया था कि हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जांच करेंगे, जानकारी देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो भाई 19 अक्टूबर 1919 को हंटर आयोग का गठन कर दिया गया, और उसने भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुआ। हाँ, इसमें जो है चमनलाल सीतलवाड़, वकील पंडित जगत नारायण, SC स्टॉक तथा साहिबजादा सुल्तान ये इसमें सदस्य के रूप में थे, ठीक है। तो ये जांच करने के लिए आया था। सिर्फ आपसे ये प्रश्न पूछ जाएगा कि हंटर कमीशन किस लिए स्टैब्लिश किया गया था 1919 के टाइम ड्यूरेशन में। फिर मालवीय समिति, मदन मोहन मालवीय, है ना, मालवीय समिति भी इसी चीज़ के लिए, वो भी जांच पड़ताल के लिए आई थी, ठीक है, कमेटी जांच। और इसमें सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, CR दास और तैयब जी, ये सब जो है सदस्य के रूप में थे। तो मालवीय समिति भी क्या है, किस लिए आई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, निष्पक्ष जांच कराना वो चाहते थे। क्लियर है ना। फिर हम लोग बात करेंगे, अब आगे कहानी शुरू होगी गांधी जी की, जिसमें अभी शुरुआत असहयोग आंदोलन से पहले शुरू होता है खिलाफत आंदोलन, और खिलाफत आंदोलन से शुरू होती है कहानी। अब देखिए खिलाफत आंदोलन जो शुरू होता है वो बात चलता है टर्की से। इसके लिए हमें बहुत थोड़ा सा पीछे जाना होगा, यानी कि हम दिल्ली सल्तनत की ओर बढ़ेंगे तो वहाँ हम देखते हैं और सुल्तान लोग हुआ करते थे ना, सल्तनत सुल्तान। और जो तुर्क वाला क्षेत्र है उस समय के, जहाँ पे मुस्लिम धर्म का उद्भव होता है, तो वहाँ पे खलीफा पद की एक प्रचलन हो जाता है। तो खलीफा उस समय शुरुआत में जो खलीफा होते थे वो अल्लाह के एक, मतलब हम कहते हो प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते थे, जो आमतौर पर सुल्तान जो वहाँ का होता था, ठीक है। तो ये पद्धति चलते चलते कहीं ना कहीं वो खुद अपने आप को अल्लाह मानने लग गए थे, और ये चीज़ें चल रही थी। अब चूंकि विश्व युद्ध की घटना चल रही है, 1914 से 18 के बीच में विश्व युद्ध हुआ, और उसमें ये भारतीय मुस्लिम लोगों को बताया गया कि भाई तुर्की के साथ ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन युद्ध के बाद जब इसका हम रिजल्ट देखते हैं तो तुर्की को कहीं ना कहीं तोड़ दिया गया। तो भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को क्या मानते थे? इस्लाम का खलीफा मानते थे, है ना। चूंकि खिलाफत आंदोलन इसी की वजह से होगा, और मित्र देशों के विरुद्ध लड़ा गया था तुर्की वाली बात, तो इसकी वजह से क्या होगा? साम्राज्य टूट जाता है और नाराजगी भारतीय मुस्लिम लोगों की शुरू हो जाती है। उसमें दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने शुरू किया खिलाफत आंदोलन की, मतलब पहले कामरेड के रूप में इन्होंने शुरू किया खिलाफत आंदोलन, जो बाद में यही असहयोग आंदोलन की नींव डालने वाले हैं, ठीक है। फिर गांधी जी उसको लीड करेंगे। अब आगे कहानी हम देखेंगे, बढ़ते हुए जाएंगे, तो इसमें हाँ गांधी जी ने इस बड़ा सपोर्ट किया कि भाई इसमें क्या होगा, कम से कम इसी बहाने हिंदू और मुस्लिम के बीच में क्या होगी, एकता होगी, है ना। हम देखते हैं 1905 के समय काल में, 1905 में हिंदू और मुसलमानों के बीच में लॉर्ड कर्जन ने क्या कराया था? बंगाल का विभाजन कराया, और धर्म के आधार पर, ठीक है। अंग्रेजों को ये पता चल गया था कि हम धर्म के मामले में कम से कम इनको बांट सकते हैं और इसी बहाने और लंबे समय तक रूल कर सकते हैं। तो कहीं कहीं 50 साल तक धकेल के ले आता है लॉर्ड कर्जन, उसकी जो नीतियाँ रही हैं। तो इस चीज़ को गांधी जी भी बहुत अच्छे से समझते थे, बाकी लोग भी। तो गांधी जी ने कहा कि ये बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम हिंदू और मुस्लिम एक साथ इसमें एकजुट रहेंगे, जो बड़ी ज़रूरी थी उस समय आज़ाद होने के लिए। उसमें कुछ
अन्य लोग में जैसे हम अजमल खां, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है बड़े अच्छे नेता रहे हैं उस समय से, और बड़ा शांत प्रिय थे, गांधी जी के अनुयायी में से एक रहेंगे। हालांकि हम देखते हैं जब भारत आज़ाद हुआ तो अंतरिम सरकार में और बाद में भी हम देखते हैं कि वो शिक्षा मंत्री बने हैं, ठीक है ना। तो वो रहे हैं मोहम्मद अली, मौलाना अली हसन, मुख्तार अहमद अंसारी, ये सब जो है नेता थे। और इसकी 1919 में इसके कमेटी का गठन हुआ और 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस शुरू कर दिया गया, है ना। इसका सम्मेलन होगा, और सम्मेलन जब होगा फजल उल हक की अध्यक्षता में सबसे पहला होगा, और बाद में गांधी जी को इसको बुलाया जाएगा अध्यक्षता करने के लिए। मतलब फिर गांधी जी लीड रोल में आ जाएंगे, समझ रहे ना। उनका जो है जब भी उन्हें मौका मिलता था या बुलाया जाता था तो उन्हें अगुवाई करने के लिए बोला जाता था, क्योंकि उनकी अपनी छवि जो है बहुत ज़्यादा उस समय तक निखर चुकी थी, समझ रहे ना। जनवरी 1920 में डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी ने एक शिष्टमंडल वायसराय के पास भेजा। शिष्टमंडल आमतौर पे होता है कि एक सभ्यता भरे या सहूलियत के तरीके से बातचीत करें कि भाई हमें, और इन्होंने खिलाफत के बारे में बताया समझाया अंग्रेज़ों को, लेकिन कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं था अंग्रेज़ों को, क्योंकि वो पहले से ही भारतीयों को क्या समझते थे, एकदम से उनके दृष्टिकोण से बिल्कुल पशु के समान, है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे, चूंकि अभी खिलाफत आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन की चीज़ें शुरू हो रही हैं। 1920 में इलाहाबाद में सेंट्रल खिलाफत की कमेटी की बैठक होगी और चीज़ें चलती जाएंगी और असहयोग आंदोलन का निर्णय शुरू कर दिया जाएगा। गांधी जी को इसमें बुलाया जाएगा और भी बहुत सारे मांगे हैं। तो हम कह सकते हैं असहयोग आंदोलन का जो नींव पड़ा वो खिलाफत आंदोलन में, तो 1919 ये ध्यान रखेंगे खिलाफत। अब शुरू हुई असहयोग आंदोलन की बात। असहयोग आंदोलन सबसे बड़ी क्रांति और सबसे बड़ा आंदोलन, हम कह सकते हैं गांधी जी की सबसे बड़ी जो है उपलब्धि में से एक, ठीक है। उसके बाद भी हम भारत छोड़ो आंदोलन देखेंगे, अन्य चीज़ों को देखेंगे, है ना। लेकिन असहयोग आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो अब इसमें आमतौर पर पूछ लिया जाता है कि असहयोग आंदोलन के लिए बहुत सारे कारक रहे हैं, ठीक है ना। चाहे वो रौलेट एक्ट रहा हो, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, है ना, हंटर कमीशन भी, उसमें बहुत सारी चीज़ें, खिलाफत आंदोलन मतलब एक पूरा समग्र सा कारण बना। तब जाके असहयोग आंदोलन शुरू होता है जो 1922 तक चलेगा, जब तक चौरी चौरा कांड ना हो, ठीक है। चौरी चौरा की घटना जो है बहुत सारे लोगों की नज़रों में, अब देखिए असहयोग आंदोलन में गांधी जी देखिए, हाँ, अंग्रेजों की शोषणकारी नीति, रौलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत का मुद्दा, प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के बाद भारत की स्थिति सेम टू सेम, ये सब बहुत सारे कारक रहे हैं जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन शुरू होगा, ठीक है। पृष्ठभूमि पे हम लोग चर्चा कर लिए थे, है ना, और जिसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है 1919 में। बहुत ज़्यादा कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, हालांकि इसकी चर्चा हम लोग अभी तो नहीं कर रहे हैं। अब चेम्सफोर्ड सुधार वगैरह तो क्योंकि हम गांधी जी को पढ़ रहे हैं, तो गांधी जी, हाँ, 1915 में गांधी जी भारत में आए, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, ये सारे काम उनके जो है भारतीय राजनीति में उनका एक बड़ा सा ओहदा बन गया था, जो लीड करने के लिए काफ़ी था। बाकी बहुत सारे और कारण थे जिस पे मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रारंभ होना। तो नवंबर 1919 में हुए खिलाफत सम्मेलन में गांधी जी का विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया और उन्हें अहिंसक असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। गांधी जी ने 9 जून 1920 को इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी ने इस सलाह को स्वीकार कर लिया और कहीं न कहीं चीज़ें शुरू हो गई। हाँ, ये पूछ लेता कि असहयोग आंदोलन को सबसे पहले विरोध करने वाले कौन थे, तो एनी बेसेंट ने सबसे पहले इसका विरोध किया था, ठीक है। एनी बेसेंट बहुत बड़ी जो है प्रतिभा की धनी, और भारत के दृष्टिकोण से, भारत की राजनीति में उनका अपना बड़ा अभूतपूर्व योगदान रहा है। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की और भारत के अंदर भी 1916 में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना करी है। उस समय बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट साथ में मिल करके इन्होंने भारत के अंदर किया। लेकिन असहयोग आंदोलन, ध्यान से देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसमें कई नेताओं ने के विरोध बावजूद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को मंजूरी दे दी। मतलब आमतौर पे बहुत सारे लोग इस चीज़ को बिल्कुल नहीं चाहते थे, जिसमें गरम दल, लाल पाल बाल, है ना, लाल पाल बाल जो भी हो, ये सब तीनों तो बिल्कुल नहीं चाहते थे। अन्य लोग भी, चाहे वो अरविंदो घोष या अन्य लोग हों, तो नहीं मानना चाहते थे कि ये ठीक नहीं है। तो उसी में एनी बेसेंट ने सबसे पहले इसको कहीं न कहीं विरोध किया। अन्य लोगों में हम देख लेते हैं, पाल में बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट तो वहीं है, लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो, मोहम्मद अली जिन्ना हो, मदन मोहन मालवीय हो, मोतीलाल नेहरू, नेहरू जी के पिता, है ना, मतलब
जवाहरलाल नेहरू के। मोहम्मद अली, शौकत अली, ये सब ये ध्यान से समझेंगे। सॉरी, ये तो हो गया। गर्म दल वाले यहाँ तक हैं, है ना। और समर्थन वाले ये लोग हैं, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली, शौकत अली, ये इनके समर्थक हैं, बाकी ये गर्म दल के लोग हैं। तो एनी बेसेंट ने सबसे पहले विरोध किया, ये प्रश्न बनेगा। नहीं तो ज़्यादातर लोग आमतौर पे आप बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय इस तरीके से कुछ भी आप लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बिपिन चंद्रपाल इत्यादि ने, एनी बेसेंट ने सबसे पहले विरोध किया था। 1920 में नागपुर निमित्त सत्र में इस प्रस्ताव को, मतलब अब जो है शुरू हो गया है गांधी जी की असहयोग आंदोलन, ठीक है ना। और ध्यान से देखिए, 1 अगस्त 1920 को आंदोलन की शुरुआत कर दी गई। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई, पूरे देश में शोक छा गया, है ना। बाल गंगाधर की मृत्यु होती है। यहाँ पे लाठियों वाली बात अलग है ना। वो लाठियों वाली बात अलग है, वो बाद में अभी हम देखेंगे। ये बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय नहीं, ठीक है ना। अब कांग्रेस के कुछ अधिवेशन भी असहयोग आंदोलन से संबंधित रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो सितंबर 1920 में हुआ, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? असहयोग आंदोलन के अंतर्गत, ठीक। उसके बाद जो है कांग्रेस का विजयवाड़ा, ये भी 1921 में। उसके बाद कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में। ये कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन रहे हैं जिसमें असहयोग आंदोलन के ही ये पार्ट हैं, भाग हैं। और सीधा सवाल असहयोग आंदोलन का हम जानते ही हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी उपाधियां लौटा दी हैं, नाइटहुड हो या केसर हिंद हो, वकालत छोड़ना हो, स्टडी, मतलब प्राइमरी लेवल पे तो नहीं, लेकिन बाकी उच्च स्तर पर सभी ने कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया है भारत के अंदर, भारत की राजनीति में। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का मतलब सीधा सा मतलब हम आपका सहयोग बिल्कुल नहीं कर सकते, चाहे नौकरी पेशा हो, कुछ भी हो। मुंशी प्रेमचंद रहे हो या कोई भी, और इन लोगों ने भी कहीं ना कहीं नौकरियां, शिक्षक थे, छोड़ दिए, ठीक है, और राजनीति में आते हैं। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटाई थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राय बहादुर की उपाधि कौन लौटाए थे? जमनालाल केसर हिंद गांधी जी। और ये जो है सब के सब जो है वकील लोग, इन्होंने वकालत छोड़ दी है, ठीक है ना। तो ये गांधी जी का पावर था उस समय, ठीक है, कि अब असहयोग आंदोलन मतलब असहयोग आंदोलन। अब हम आगे बढ़ेंगे चौरी चौरा, जब असहयोग आंदोलन खत्म होने की बात होगी। तो चौरी चौरा कांड जानते ही हैं, हम लोग जानते हैं चौरी चौरा कांड क्या हुआ था। ये शुरू हुआ फरवरी में, 5 फरवरी को 1922 में। और यहाँ पे चूंकि ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है आज, है ना, गोरखपुर में, तो वहाँ पे जो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था भगवान अहिर, ये बहुत डीप प्रश्न बनेगा तो पूछ लेगा। उनके नेतृत्व में होने वाले एक प्रदर्शन के दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस से थोड़ी सी बातचीत हो गई, उन्होंने क्या किया, थाने को ही जला दिया और 22 पुलिस वालों की मौत हो गई। याद रखने का तरीका क्या है? 1922 में शुरू हुआ, 1919 जानते हैं, 13 अप्रैल, 5 फरवरी याद ना रहे फरवरी वाला तो ये समझ लो यार, हमारे यहाँ होती फरवरी में ठंड। और भगवान अहिर साहब ने कहा, उनका नाम था, ठीक है, यादव जी लोग हुआ करते थे, कि भाई ठंड है तो ऐसा करो जला दो, ठीक है, ठंड है तो जला दो। 13 अप्रैल में अगर डाउट, कई बार बच्चे गड़बड़ करते हैं, भाई अप्रैल है ना, बैसाखी का दिन, तो वो बैसाखी आमतौर पर पंजाब में, ठीक, याद रहेगा। फरवरी ठंड है और मूड जो है ख़राब हो गया, चलो आग लगा दो, आग लगा दिए तो ठंड में, है ना। 5 फरवरी 1922, और 22 लोगों की होगी मृत्यु, ठीक, पुलिस वालों की मृत्यु हो जाएगी। अब ये सब जो है कहीं ना कहीं गांधी जी को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन वास्तव में अगर ना वापस करते तो फिर उसकी प्रासंगिकता न रहती, है ना। गांधी जी अपने हिसाब से सही सोच रहे थे। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, बहुत सारे और भी बैठकें हुई, क्या क्या चीज़ों पे चर्चा होनी थी, तो ये सब चीज़ें, अरे हाँ, इसकी वजह से क्या हुआ, फिर स्थगित कर दिया गया था। तो क्लियर है, शुरू कब हुआ, अपना जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से, असहयोग आंदोलन, बहुत सारे और रीजन्स की वजह से, उसके बाद खत्म हो गया चौरी चौरा की वजह से, ठीक। अब अच्छा, ये तो हो गया था लेफ्टिनेंट माइकल ओडायर, जिसकी हत्या 1940 में उधम सिंह ने लंदन में कर दी थी, ये तो हम लोग, हाँ, ये प्रश्न थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस पर चर्चा हम लोग किए थे। 1940 में जा करके इतने लंबे समय के बाद उधम सिंह ने निपटा ही दिया, और वहीं पे लंदन में, है ना, संसद में
जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय उस समय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये भी ध्यान कई बार पूछते लेता है, तभी तो चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, क्योंकि 1919 का जो चेम्सफोर्ड सुधार आता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, वो यही था। मार्ले मिंटो सुधार अलग है 1909, और लॉर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, वो अलग है, ठीक है ना। तो चेम्सफोर्ड उस समय का क्या था? वायसराय हुआ करता था भारत में। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु हंटर कमेटी, ये तो हो गया था, हम लोग अभी चर्चा कर लिए थे, की स्थापना की थी, ठीक है। अब इस बात से तो गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन